हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो है फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जिसको कि हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे ये क्या क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग जो 6 टाइप्स होती है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आर्टिकल 12 जहां से शुरू होती है और आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 जो बेसिकली स्टेट किया होती है, स्टेट को डिफाइन करती है। आर्टिकल 13 जो होती है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी कि स्टेट जब कुछ भी रूल जो है यहाँ पे यूज करती है, यहाँ पे तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास यहाँ पे जो है एक पावर रहती है, एक जुडिशियल पावर रहती है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती है तो उसके बेसिस पे उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज कर सकी है उसे। तो ये पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे 6 पार्ट्स, जो 6 चैप्टर्स जो है पहले के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। पहला जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था, जो कंपनी रूल के टाइम के हिसाब से जो भी एक्ट्स बने थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। जो क्राउन रूल्स थे, क्राउन रूल्स में जो एक्ट्स बने थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद यहाँ पे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो नई कैबिनेट बनी थी, उसके बाद जो नए यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेल एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है भारत की संविधान, उसके कौन से मेन फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। जो प्रीएम्बल, प्रस्तावना है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस किया था। देन यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरी जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी आती है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो आती है पार्ट 2 में आती है, पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में भी डिटेल्स किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम अपडेटेड वर्जन है, आपको रेगुलर जो अपडेट हो रही है यहाँ पे कुछ कुछ जो चेंजेस हो रही है यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ चीजें मिल जाएगी। तो आज हम 7वां चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो उसके बाद जो भी होगी डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ग्रेजुअली नए जो चैप्टर्स आएंगे जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट के तब जब आएंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, देन स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। लोकल अथॉरिटीज पे यहाँ पे पंचायती राज जो है, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्तास, ऑफिशियल लैंग्वेज पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, लॉ कमीशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, एंटी डिफेक्शन लॉस, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए इंडियन पॉलिटी के हिसाब से यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस, अगर ये सीरीज आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे, दोनों के लिए ही आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे एक ही साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी किसी चैप्टर, काफी बड़े चैप्टर से, तो इक्वली इंपॉर्टेंस देके उसको हम डिस्कस करेंगे। तो किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। तो अभी तक इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उसके वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है हमारे वेबसाइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। तो पहला यहाँ पे जो मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 जो आर्टिकल्स आती है, 14, 15, 16, 17 और 18।
5 आर्टिकल्स जो राइट टू इक्वलिटी में आती है। तो इसका आज हम आर्टिकल 14 और 15 डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 यहां पे क्या बोलती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया के टेरिटोरी के अंडर डिनाई नहीं कर सकती है। तो देखने में लगता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों लगभग सेम है, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा यूनिक डिफरेंस है। तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा यहां पे पर्सन का मीनिंग क्या है। तो पहले स्टेट को ऑलरेडी हम लोगों ने जो आर्टिकल 12 में डिटेल में डिस्कस किया था कि स्टेट क्या होती है। तो वहां पे ऑलरेडी अगर स्टेट का मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो इसमें कंफ्यूजन होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो पार्ट 1 ये देख लीजिएगा, स्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो यहां पे जो भी अथॉरिटीज होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली हो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर प्राइवेट यहाँ पे कंपनीज को भी स्टेट में इंक्लूड किया गया है। तो जो भी यहाँ पे एक सिस्टम लॉ बना सकती है उनको स्टेट के हिसाब से डिफाइन किया गया था। तो इसमें स्टेट में कोई व्यक्ति इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति लॉ नहीं बना सकती है। तो जो भी यहां पे लॉ बना सकते हैं उनको स्टेट बनाए के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो पहला पॉइंट है यहां पे स्टेट, और दूसरा है यहां पे पर्सन। तो पर्सन मतलब यहां पे क्या बोला गया है, एक लीगल पर्सन यहां पे इंक्लूड होगा, सिटीजन इंक्लूड होंगे यहां पे, फॉरेनर्स इंक्लूड होंगे यहां पे। यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज यूएसए का व्यक्ति है, वो इंडिया घूमने आया है और इंडिया में उनके अगेंस्ट किसी इंडियन ने अगर कुछ यहां पे गलत कर दिया, तो वो जो यूएसए का व्यक्ति है उनको इंडिया के अंदर ही यहां पे जो न्याय मिल जाएगी। तो इसके लिए भी प्रावधान यहाँ पे कॉर्पोरेशन हो सकती है, यहाँ पे पर्सन के इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे कंपनीज हो सकती है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो सकती है यहाँ पे एज ए पर्सन। तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ मतलब आपने यहाँ पे देखा होगा जो कानून की देवी है उनकी आंखें पट्टी बांधी होती है, उनके हाथ में एक बैलेंस होती है। तो यहां पे देखिए बैलेंस इक्वली रखा जाता है। तो यहां पे एक चीज देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि किसी भी दो व्यक्ति के लिए लॉ जो है ये इक्वल होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर होगा और या फिर ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उनके लिए ये जो है लॉ इक्वली होगा यहां पे। तो ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है ब्रिटिश ओरिजिन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर आप लोग जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे देखेंगे तो वहां पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूज होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज है। तो इंडिया में दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने यहां पे इसको प्लान किया गया था तो इसी कॉन्सेप्ट से कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही इंडिया में लागू होगा विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो टेरिटोरी के अंदर होगी। यानी कि एक व्यक्ति, सपोज इंडियन व्यक्ति, अगर सपोज उनके साथ अगर यूएसए में कुछ गलत होता है तो इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उनको अगर न्याय चाहिए तो उस देश में जाके उनको वहां पे जो अपील करनी पड़ेगी। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि आप लोग एक बेसबॉल मैच चल रही है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या होती है कि यहां पे 3 व्यक्ति है, एक जो सबसे लंबा है, एक जो मीडियम साइज का है, दूसरा सबसे छोटा है। तीनों के लिए लॉ इक्वल होगी। यहां पे तीनों को यहां पे 3 बॉक्सेस में खड़ा किया जा रही है, बॉक्सेस के हाइट सेम है, तीनों को यहां पे खड़ा किया जा रहा है ताकि मैच देखे। तो यहां पे एक जाहिर सी बात है, जो सबसे लंबे आदमी होंगे वो बहुत ही इजीली मैच देख सकते हैं। जो मीडियम साइज के हैं ये थोड़ी सी मुश्किल होगी, उनको देखा जा सकता है मैच फिर भी, लेकिन जो सबसे छोटे हैं उनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये होगी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ सबके लिए यहां पे समान होगी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे किया जाएगा कि जो लॉ जैसे सबके लिए चाहिए वैसे होनी चाहिए। तो यहां पे जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा
उनको दो यहां पे बॉक्सेस मिलनी चाहिए ताकि ये जो है बहुत ही आसानी से मैच देख सके। जो मीडियम साइज के हैं वहां पे एटलीस्ट उनको एक बॉक्स मिलनी चाहिए ताकि ये इजीली देख सके, और जो यहां पे सबसे लंबे हैं उनको बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। तो ताकि यहां पे ये देखिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति और इन व्यक्ति की हाइट सेम है ताकि उनको देखने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति, उनकी उम्र है 8 साल, उनको एक गन मिल गई, उन्होंने उस गन को एज ए टॉय समझ के क्या हो गया कि उन्होंने किसी व्यक्ति पे शूट कर दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। और एक व्यक्ति, उस व्यक्ति की सपोज एज है 30 इयर्स, और उस व्यक्ति को भी एक गन मिल गया और उन्होंने भी एक व्यक्ति को शूट कर दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो क्या फिर उन दोनों को लिए ही सेम पनिशमेंट ये लीगल होगा? यहां पे ये जस्टिफाइड होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। ये 8 साल के बच्चे की जो समझ है 30 साल के बच्चे, 30 साल के जो एडल्ट है इनसे काफी कम होगी। तो 30 साल की व्यक्ति, उनकी सोच में भी फर्क होता है 8 साल के बच्चे के मुकाबले। तो दोनों को उसके हिसाब से ही यहां पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको मेंशन करती है। तो देखिए इसका मेन डिफरेंस अगर हम देखेंगे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ यहां पे बोला गया है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ ड्यू टू बर्थ, यहां पे सबको इक्वल मिलेगा, यहां पे किसी को भी कुछ फेवर नहीं मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ यहां पे मिलेगी। तो यहां पे बोला गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वली ट्रीटमेंट मिला जाएगा। तो यहां पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यहां पे जो एवी डाइसिस की जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ वहां से लिए गए हैं, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये लिया गया है ट्रीटेड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ऑलरेडी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, इंग्लैंड से लिया गया था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहां पे जो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ ये कॉन्सेप्ट जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ इसको सपोर्ट करती है, जो यहां पे एवी डाइसिस की जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ वहां से भी लिए गए हैं। तो ये क्या बोलती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून अगर उन्होंने भंग नहीं किया तो उनको पनिश नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्वीट शॉप है, आप उस स्वीट शॉप के मालिक है, ओनर है, तो वहां से आप जब चाहे कुछ भी मिठाई आपको पसंद हो आप खा सकते हैं, ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप शॉप खुद ओन करते हैं। लेकिन अगर आप जाके यहां पे किसी भी दूसरे के शॉप में जाके उनके कॉन्सेंट के बिना अगर वहां से स्वीट खा लेंगे तो ये क्या होगा, एक कानून भंग हो जाएगी। इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये व्यक्ति जो है आपके अगेंस्ट केस कर सकता है कि इन व्यक्ति ने मेरे कॉन्सेंट के बिना यहां पे आके चीजों को एक्सेस किया। तो अगर आप जो है पहले केसेस में आपकी खुद की स्वीट शॉप है, आप उसके ओनर है, कुछ भी यहां पे करेंगे, यहां पे आपने कुछ जो लॉ ब्रेक नहीं किया है, लॉ ब्रीच नहीं किया, ब्रीच मतलब जो भंग है। लेकिन दूसरे केसेस में आपने अगर इनकी परमिशन नहीं ली, इनकी कॉन्सेंट नहीं ली, आपके इन्हें बिना बताए अगर आपने स्वीट खा लिया है तो ये ब्रीच ऑफ लॉ होता है। तो यहां पे ये ब्रीच ऑफ लॉ के हिसाब से आपको यहां पनिश किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जो लॉ ब्रीच अगर नहीं करते हैं तो उनको यहां पे पनिश नहीं किया जा सकता है। और यहां पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यहां पे किसी भी सिटीजन के हिसाब से यहां पे इक्वल सब्जेक्शन यहां पे मेंशन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रूल ऑफ लॉ जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का बेसिक फीचर्स है, और ये इतना स्ट्रांग है कि उसको इवन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में हमारी जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पे, तो इक्वलिटी यहां पे मेंशन किया गया है, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यहां पे मेंशन किया गया है। देन दूसरी पॉइंट जो यहां पे है, देखिए एक चीज की मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ये जब भी बनाया जा रहा था इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस भी यहां पे मेंशन किए गए थे और यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी मेंशन किए गए थे। यानी कि प्रोविजंस यानी कि इसमें कुछ लिबरल अप्रोच भी मेंशन किया था और यहां पे कुछ एक्सेप्शंस, अगर ये मेंशन नहीं किया जाता तो मौलिक अधिकार का गलत फायदा उठाया जा सकता था। तो यहां पे देखिए ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को
आर्टिकल 361 के हिसाब से यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। क्या प्रिविलेज मिलते हैं? यानी कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जाके आंसरेबल नहीं है जब उन्होंने कुछ एक्सरसाइज अपने ड्यूटीज के हिसाब से किया था। यानी कि कुछ बिल उनके पास में है और उन्होंने उसको साइन किया, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, और वो बिल जाके एक्ट बन गया, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको बुला के पूछ नहीं सकते कि आपने उसमें सिग्नेचर क्यों किया है। तो ये एक प्रिविलेज उनको मिलती है। देन यहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नर को कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या अरेस्ट वारंट उनके अगेंस्ट नहीं होगी जब ये ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी कि वो उस टाइम कार्यनिर्वाह है। तो यहां पे देखिए कि उनके अगेंस्ट अगर कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स होनी भी है तो 2 महीने का नोटिस उनको यहां पे मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पेशल प्रिविलेज जो मिलती है, एक्सेप्शन जो यहां पे इक्वलिटी के हिसाब से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो हम लोग चुन के भेजते हैं या फिर एमएलए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पे जो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो एमएलएस के लिए है, तो उनको जो किसी भी कोर्ट में आंसर की जरूरत नहीं है। कब? जब उन्होंने कुछ सदन में कुछ बोला या जो असेंबली में वहां पे कुछ बोला या फिर कमिटी, किसी भी कमिटी में किसी भी सिस्टम में अगर उन्होंने वोट दिया है, तो उनको यहां पे जवाब नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट उन लोगों को पूछ नहीं सकती कि आपने ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर एजेंसीज होती है, उन लोग के खिलाफ कुछ भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती है। तो यहां पे ये सब कुछ स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसको सपोर्ट करती है। तो इंडिया में देखिए दोनों ही फीचर्स मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो यहां पे बोला गया है एक चीज, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन इसमें यहां पे क्या है कि भेदभाव, किसी किसी सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है यहां पे, लेकिन कौन सी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है? यह है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। यानी कि जो स्टेट है, ऑलरेडी यहां पे स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं 5 ग्राउंड में। ये 5 ग्राउंड क्या क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यहां पे वो अलग धर्म का है उसके लिए उनको स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, अलग रेस का है उसके लिए स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, जात धर्म के हिसाब से उनको नहीं मिलेगी, मेल है या फीमेल है उसके हिसाब से नहीं मिलेगी, वो कहीं और से पैदा हुआ है उसके हिसाब से यहां पे प्रेफरेंस उनको नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पे एक चीज है कि डिस्टिंक्शन, जो एडवर्स डिस्टिंक्शन को यहां पे मीन किया गया है ताकि अनफेवरेबली किसी और से उसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिए कि 2 व्यक्ति वो इंटरव्यू पे गए हैं, तो एक व्यक्ति को एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं और इस व्यक्ति को 50 आउट ऑफ 100 मिले हैं, दोनों ही इंटरव्यू पे गए हैं। अभी ये जो इंटरव्यूअर है डेफिनेटली जिस व्यक्ति को 100 आउट ऑफ 100 मिले उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये व्यक्ति यहां पे बोल नहीं सकता कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ऐसे केसेस में वो यहां पे केस नहीं कर सकता है। तो सिर्फ ऐसे ही केसेस में जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो देखिए यहां पे जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 15, तो यहां पे बोला गया है कि किसी भी सिटीजन को यहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उन लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि शॉप, किसी भी शॉप में उन लोग जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, यहाँ पे होटल्स जा सकते हैं, या पब्लिक प्लेसेस एंटरटेनमेंट हो या पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में होता था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पे बड़ी जातों के लोग हैं, यहाँ पे कुछ चीजें उन लोग एक्सेस कर सकते हैं, छोटे जातों के लोग जो हैं उन लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये उसको हटा दिया गया है, तो यहां पे उसको मेंशन किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहां पे अलग अलग भी केसेस होती आ रही है टाइम टू टाइम। अगर आप लोग एसोसिएट है उसके करंट अफेयर्स के साथ, आप लोग को यहां पे पता चल जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लस प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को यूज ऑफ वेल, यानी कि कुआं यूज करना, जो ऑलरेडी मेंशन किया कि पहले जमाने में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, टैंक जो तालाब को यूज करना, बाथिंग घाट को यूज करना, रोड या प्लेस में उनकी चलने के लिए यहाँ पे, या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी जो स्टेट फंड
के हिसाब से उसको स्टार्ट किया गया है पार्शली या फिर स्टेट फंड के हिसाब से, तो जनरल पब्लिक के लिए जो स्टार्ट किया गया है उन लोग कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज देखिए कि कुछ थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एक्सेप्शन भी मेंशन किए गए हैं, वो एक्सेप्शन जो है हम लोग इस अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रोविजंस मेंशन किए जाते हैं और एक्सेप्शंस भी मेंशन किए जाते हैं। तो देखिए एक कंपनी है, सपोज वो एक स्टील कंपनी है या फिर एक हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी है, तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एक औरत भी इंटरव्यू पे गई और एक मर्द भी इंटरव्यू पे गए हैं। तो यहाँ पे अगर मर्द को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया बिकॉज वहां पे हैवी काम की जरूरत है, हैवी लिफ्टिंग करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में औरत यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट, औरत यहां पे नहीं बोल सकती कि मेरे साथ यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। या फिर जो अगर बात करेंगे जो फ्लाइट में अगर जब हम लोग जाते हैं एयर होस्टेसेस के जॉब के लिए या फिर जो हॉस्पिटल्स में जो नर्स के जॉब्स के लिए, यहाँ पे महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ये पुरुषों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे मिलती है अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 15 में जो सेवरल एक्सपेक्टेशन जो एक्सेप्शन है यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वीमेन और चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है, जो यहाँ पे लोकल बॉडीज हो या फिर राइट टू एजुकेशन के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो है एडवांसमेंट के लिए सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो सिटीजन है, जो एससी और एसटी कम्युनिटी के, यहाँ पे उनको दिया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो कोई भी दूसरे कास्ट के यहाँ पे उन लोग कम्युनिटी यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हमारे खिलाफ भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो यहाँ पे स्टेट अलग अलग प्रोविजंस जो एससी एसटी कम्युनिटी के लिए दे सकती है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो, एससी कम्युनिटी के लिए हो, एसटी कम्युनिटी के लिए हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी यहाँ पे उन लोगों के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा यहाँ पे एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग जो जॉब्स के लिए हो, यहाँ पे 25%, 15%, 5% यहाँ पे उन लोगों को कोटा रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो है स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं मेंशन कर सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। तो ताकि यहाँ पे जो भी अलग अलग कम्युनिटीज को इक्वली यहाँ पे ट्रीट करने के लिए ये मेंशन किया गया है। तो इसका जो लास्ट प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2005 का, यहाँ पे उसमें इसको प्रोविजंस को ऐड किया गया था। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 इसी में खत्म हुआ है। जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफर किया है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, तो आप बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी का जो बाइबल बोल सकते हैं। तो किसी भी सिविल सर्वेंट जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके स्टडी टेबल में आपको इंडियन पॉलिटी का बुक डेफिनेटली दिखाई देगा। तो ये 5th एडिशन है, 6th एडिशन भी अभी आ गई है विथ न्यू अपडेट्स। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडियन पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है इसका भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो मैक बुक है अरिहंत का, ये एज ए रिवीजन काफी छोटी सी बुक है यहाँ पे, तो ये एज ए रिवीजन भी आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो, मेंस में कुछ कुछ पॉइंट्स भी ऐसे होती है जो सीधे आपको इंडियन पॉलिटी के जो बुक है लक्ष्मीकांत के बुक्स में सब कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिटेल में अगर जानना चाहते हैं वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डी बासु का बुक्स है आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने परचेज किया तो आपको काफी यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी, तो आपको टाइम और मनी दोनों की यहाँ पे बचत होगी। तो नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम आर्टिकल 16 या दूसरे जो आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।